जहां बांग्लादेश से एक बार फिर झकझोर देने वाली और भयावह खबर सामने आई है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, जहां हर नई सुबह एक नया डर और एक नई साजिश के साथ सामने आ रही है। ताजा मामला फिरोजपुर का है, जहां हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा ने एक बार फिर क्रूर और अमानवीय रूप ले लिया है। यह सिर्फ आगजनी नहीं है, यह भय फैलाने की सुनियोजित साजिश है, ये लोगों को जिंदा जलाने की साजिश है और यह सवाल खड़ा करती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है। दरअसल फिरोजपुर में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने 3 हिंदू घरों को आग के हवाले कर दिया। इस हमले का तरीका बेहद खौफनाक और योजनाबद्ध बताया जा रहा है। हमलावरों ने पहले घरों को बाहर से बंद किया ताकि अंदर मौजूद लोग बाहर ना निकल पाए और इसके बाद घरों में आग लगा दी गई। वास्तव में यह आगजनी लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश थी, लेकिन घरों के अंदर मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि वे अपनी जिंदगी तो बचा पाए, लेकिन उनका पूरा संसार इस आग में जलकर खाक हो गया। इस आगजनी में घरों के अंदर रखा फर्नीचर, नकदी, घरेलू सामान और सबसे अहम जमीन के कागजात और जरूरी दस्तावेज सब कुछ जलकर राख हो गया। यानी सिर्फ घर नहीं जले, बल्कि लोगों की वर्षों की मेहनत, पहचान और भविष्य भी जल गया। यह कोई पहली घटना नहीं है, हाल के दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है जब हिंदू परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। यानी यह साफ संकेत है कि ये घटनाएं अलग अलग नहीं, बल्कि एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब अपवाद नहीं रह गई है, यह एक लगातार चलने वाली श्रृंखला बनती जा रही है, जहां कभी मंदिरों को निशाना बनाया जाता था तो कभी घरों को और कभी सीधे लोगों की जान पर हमला होता था। लेकिन सबसे चिंताजनक पहलू सरकार की भूमिका को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय इन घटनाओं को सामान्य आपराधिक मामलों से जोड़ने की कोशिश करती नजर आ रही है। यानी हिंदू विरोधी हिंसा को धार्मिक हिंसा मानने से बचा जा रहा है और इसे आम अपराध बताकर मामले की गंभीरता को कम किया जा रहा है। वास्तव में यही रवैया हिंसा को और बढ़ावा देता है। जब दोषियों को यह संदेश मिलता है कि उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति होती है। फिरोजपुर की यह घटना सिर्फ 3 घरों की आगजनी नहीं है, यह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते असुरक्षा भाव का प्रतीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। अब सवाल साफ है, क्या बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं को गंभीरता से लेगी? क्या पीड़ित हिंदू परिवारों को न्याय और सुरक्षा मिलेगा, या फिर यह हिंसा इसी तरह हर कुछ दिनों में नई आग के साथ सामने आती रहेगी? खबर अमेरिका से है, जहां एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। आसमान में उड़ान भरते 2 हेलीकॉप्टर अचानक एक दूसरे से टकरा गए और कुछ ही पलों में यह हवाई टक्कर एक घातक हादसे में बदल गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यह हादसा अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के हैमिल्टन इलाके में हुआ, जहां हवा में ही 2 हेलीकॉप्टरों की आपस में टक्कर हो गई और हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए हैमिल्टन पुलिस प्रमुख ने बताया कि सुबह करीब 11:25 पर एक विमान दुर्घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही बचाव दल और पुलिस टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई और घटना स्थल को सुरक्षित किया गया। वास्तव में इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक हेलीकॉप्टर हवा में असंतुलित होकर तेजी से घूमता हुआ जमीन की ओर गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड में दूसरा हेलीकॉप्टर भी नियंत्रण खो देता है और दोनों हेलीकॉप्टर नीचे आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस हवाई हादसे को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने आधिकारिक जानकारी साझा की है। यह टक्कर हैमिल्टन म्युनिसिपल एयरपोर्ट के ऊपर हुई है और इसमें शामिल हेलीकॉप्टरों की पहचान भी कर ली गई। FAA के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर एंस्ट्रॉम F-28A था, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर एंस्ट्रॉम 280C मॉडल का था। दोनों ही हेलीकॉप्टर आपस में हवा में टकरा गए। दरअसल दोनों हेलीकॉप्टरों में केवल पायलट ही सवार थे, यानी किसी अन्य यात्री की मौजूदगी नहीं थी। इस हादसे में एक पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पायलट को तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद आसपास के इलाके भी दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि दुर्घटना स्थल के पास रिहायशी और व्यावसायिक इलाके भी मौजूद हैं।
इस घटना को लेकर एक अहम जानकारी हादसे वाली जगह के पास स्थित एक कैफे के मालिक ने साझा की। सैल के मुताबिक हादसे के समय वो और रेस्टोरेंट में मौजूद अन्य ग्राहक हेलीकॉप्टरों को उड़ते हुए देख रहे थे। इसी दौरान अचानक एक हेलीकॉप्टर नीचे की ओर घूमने लगा। कुछ ही क्षणों बाद दूसरा हेलीकॉप्टर भी घूमता हुआ नीचे गिर गया। यह दृश्य इतना अचानक और भयावह था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में आसमान से गिरते हेलीकॉप्टरों ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। फिलहाल फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य संबंधित एजेंसियां इस पूरे हादसे की जांच में जुट गई। टक्कर की वजह क्या थी, तकनीकी खराबी थी या फिर मानवीय चूक, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर हवाई सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासतौर पर छोटे विमान और हेलीकॉप्टर उड़ानों को लेकर नियमों और निगरानी की अहमियत को रेखांकित करता है। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो ये साफ करेगी कि आखिर हवा में उड़ते दो हेलीकॉप्टर एक दूसरे से कैसे टकरा गए। और खबर में अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको की, जहां से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां विकास, कनेक्टिविटी और रणनीतिक परिवहन के सपनों को लेकर शुरू की गई एक अहम रेल सेवा अचानक मातम और चीख पुकार में बदल गई। ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए और देखते ही देखते ये सफर एक भीषण रेल हादसे में तब्दील हो गया। ये खबर केवल एक दुर्घटना नहीं है, ये उन सवालों को भी जन्म देती है जो बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, यात्रियों की जान और सरकारी तैयारियों पर खड़े होते हैं। दरअसल इस भीषण रेल हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 98 यात्रियों के घायल होने की खबर है। ये दुर्घटना उस रेल लाइन पर हुई जो प्रशांत महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। हादसे के बाद इस अहम रेल मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। रेल सेवा बाधित है और घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। वास्तव में ये रेल परियोजना मैक्सिको सरकार के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। इस रेल सेवा की शुरुआत साल 2023 में हुई थी। सरकार इसे व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से लगातार विकसित कर रही थी, लेकिन अब इसी परियोजना पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हादसे के तुरंत बाद मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबान ने गहरा दुख व्यक्त किया और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि नौसेना ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा कि सरकारी राहत और बचाव एजेंसियों के तत्काल घटनास्थल पर भेज दिया गया है और सभी प्रभावित परिवारों की मदद के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि नौसेना सचिव और गृह मंत्रालय के उप सचिव को विशेष रूप से घटनास्थल पर भेजा गया ताकि वो मृतकों के परिजनों से व्यक्तिगत रूप से मिल सके और उन्हें हर संभव सरकारी सहायता सुनिश्चित की जा सके। इस हादसे पर ओसाका के गवर्नर ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि हादसे के समय ट्रेन में करीब 250 यात्री सवार थे। इनमें से 135 से ज्यादा यात्री सुरक्षित हैं, जबकि 60 से अधिक घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दरअसल घायलों को कई अस्पतालों में विभाजित कर इलाज दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी हादसे की भयावह तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जहां ट्रेन के डब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। गवर्नर सोलोमन ज़ारा ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। राहत, इलाज और मुआवजे से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। यह हादसा मैक्सिको के लिए एक चेतावनी भी है कि रणनीतिक परियोजनाओं के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। अब सभी की नजरें जांच पर टिकी हुई हैं, जो ये बताएगी कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना के पीछे का मुख्य कारण क्या है। दुनिया की राजनीति में एक नया दृश्य सामने आया, जिसने यूक्रेन युद्ध के भविष्य को लेकर उम्मीद और अनिश्चितता दोनों को एक साथ जन्म दे दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में अहम बातचीत के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का फ्लोरिडा स्थित अपने एस्टेट मारे लागो में स्वागत किया। दोनों नेता रिजॉर्ट के बाहर साथ खड़े नजर आए और सीधे पत्रकारों को संबोधित किया। ये मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इससे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर एक बड़ा और अहम दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए चल रहे राजनयिक प्रयास अब अंतिम दौर में है। उनके शब्दों में, मुझे लगता है कि हम बातचीत के आखिरी चरण में हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है, नहीं तो यह संघर्ष बहुत लंबे समय तक चल सकता है। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की, यानी बातचीत का रास्ता खुला हुआ है।
लेकिन दबाव की घड़ी अभी भी बनी हुई है। वास्तव में ट्रंप के बयान ने सबसे ज्यादा ध्यान तब खींचा जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बात की। ट्रंप ने कहा कि पुतिन शांति को लेकर बेहद गंभीर हैं और उन्होंने इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए। ट्रंप ने यह भी बताया कि जेलेंस्की से मुलाकात से कुछ घंटे पहले उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई थी, जिसे उन्होंने फायदेमंद बताया। ट्रंप के मुताबिक उस बातचीत से कई सकारात्मक बातें निकलकर सामने आई। ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर वैश्विक राजनीति में बहस तेज हो सकती है। उन्होंने कहा कि रूस चाहता है कि यूक्रेन सफल हो। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है। ट्रंप के अनुसार उन्होंने पुतिन को समझाया कि यूक्रेन की सफलता के लिए रूस की ओर से कम कीमतों पर एनर्जी, बिजली और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। उनके मुताबिक ये सब उसी बातचीत का हिस्सा था। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के लिए एक मजबूत समझौता तैयार किया जाएगा, जिसमें यूरोपीय देशों की भागीदारी भी होगी। यानी यह समझौता केवल अमेरिका और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। अब बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की, जिन्होंने इस मुलाकात को बेहद सकारात्मक बताया है। जेलेंस्की का कहना है कि सभी विषयों पर शानदार बातचीत हुई और उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी और यूक्रेनी टीमों द्वारा की गई प्रगति की खुलकर सराहना की। दरअसल जेलेंस्की ने शांति प्रक्रिया को लेकर कुछ बेहद ठोस आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने बताया कि 20 पॉइंट शांति योजना पर 90% सहमति बन चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर 100% सहमति हो चुकी है और अमेरिका यूरोप यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। जेलेंस्की के मुताबिक सैन्य आयाम पर भी 100% सहमति बनी है, जबकि समृद्धि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे की कार्रवाई के क्रम पर चर्चा हो चुकी है और इस बात पर सहमति है कि स्थायी शांति के लिए सुरक्षा गारंटी सबसे अहम मील का पत्थर है। जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन शांति के लिए पूरी तरह से तैयार है और दोनों देशों की टीमें सभी पहलुओं पर काम जारी रखेंगी।